हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केल्विन पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन वन शॉट। यानी कि वन शॉट में हम कंप्लीट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के सारे कंसेप्ट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आप भी अपना कॉपी और पेन उठा लीजिए और मेरे साथ हो जाइए स्टार्ट। चलिए तो करते हैं वन बाय वन सारे टॉपिक स्टार्ट। मेरा नाम है भारत भूषण और आप देख रहे हैं केल्विन। चलिए तो देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बच्चों को काफ़ी डाउट रहता है। काफ़ी बच्चे मुझे बोल रहे थे सर कि इसका वन शॉट कब आएगा, कब हम लेके आएंगे। तो हम ले आए हैं वन शॉट। अब देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक है आपका। तो पहला टॉपिक देखिए हमारा। तो सबसे पहले जो इसमें है ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट है। आपको पता होगा ऑयस्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पता चला था। तो जब भी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके अगर आसपास कोई मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों डिफ्लेक्ट हो जाती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि क्यों डिफ्लेक्ट होती है? क्योंकि वायर का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है जो इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। मतलब दोनों लाइनें आपस में मान लीजिए आप टकराती हैं या इंटरेक्ट करती हैं, बोलेंगे इंग्लिश में, इंटरेक्ट करती हैं, उसके कारण ये डिफ्लेक्ट होती है। तो ऑयस्टर ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने देखा कि जब भी करंट हम ऑन करते हैं तो जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है। साथ में उसने ये भी देखा कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन कर दूं रिवर्स, मान लो करंट आपका जैसे अभी लेफ्ट टू राइट ए टू बी जा रहा है, मैं बी टू ए कर दूं, तो आपकी नीडल मान लो पहली बार में कुछ एंगल में इधर को डेविएट हुई, तो अगली बार वो उल्टी साइड में डेविएट होगी। अगर आपने करंट को रिवर्स किया तो निडल भी जो होगी वो क्या होगी? अपोजिट साइड में डेविएट होगी। तो ये उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थे। तो यहां से हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे कि मैग्नेट्स का होता है। तो ये हमारे कंक्लूजन थे। तो ऑयस्टर ने फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ऑयस्टर एंड जो इनके ऑब्जर्वेशन आपने देख लिया, यहाँ पे कंपास नीडल इज प्लेस्ड near a current carrying wire, needle get deflected and hence a current carrying wire produces some magnetic field around itself। तो इससे प्रूव हुआ कि जो वायर होती है उसका एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जो भी करंट कैरिंग वायर होती है। तो सेम बात है यहाँ पे। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को जब भी हमें देखना होता है, उसके बारे में कोई कैलकुलेशन करनी होती है, बताना होता है आपको फील्ड वीक है या स्ट्रांग है या उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, अप टू डाउन है। जब भी ऐसी कोई बातें हमारी होती हैं तो हमें देखना पड़ता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर को है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए बनाया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है एक्चुअली, जब भी कोई हम मैग्नेट लेते हैं या मान लीजिए कोई भी जो चीज जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, वहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? पहले मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेटिक पोल और द मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर मैग्नेटिक पोल ऑफ द मैग्नेट। तो उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो क्वांटिटी है विच हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड में जो दोनों चीजें होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फील्ड लाइन की बात करते हैं हम। वो फील्ड था, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करते हैं। यहाँ पे जो है ना फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको लाइन हटा देते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ये। और अब डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी है जो आपसे पूछ सकता है, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जैसे मान लीजिए क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे पहले प्रॉपर्टी लिखी है कि ऑल लाइन्स आर क्लोज कर्व। तो वो जो है क्लोज कर्व बनाती हैं, मतलब कि अगर वो शुरू होती है फिर गोल घूम के अपनी जगह पे क्लोज हो जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी जैसे मैग्नेट है, तो इसमें अगर कोई भी आप लाइन देखें तो ऐसे घूम के यहाँ पे आइए और फिर ये मैग्नेट के अंदर से आपको पता है कंप्लीट कर्व बनाएगी ऐसे करके। तो ये क्लोज लूप बनाती है, कभी भी ये ओपन नहीं होती। दूसरा, दे कम आउट ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम द साइड ऑफ द नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल से ये बाहर निकलती हैं। तो जहां भी आपको लाइनें बाहर निकलती हुई दिखाई दे, हम उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल। चाहे भले ही वहां पे मैग्नेट हो या कोई और भी चीज हो। मान लो जैसे मान लीजिए कई बार आपका करंट कैरिंग वायर होती है, तो उसमें भी बताना पड़ता है नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। तो वहां पे अगर फील्ड लाइनें बाहर आ रही हैं तो उस पोल को हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जहां फील्ड लाइन अंदर को जा रही होंगी उसको बोलेंगे हम साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से ये बाहर आती हैं एंड साउथ पोल के ये अंदर जाती है। तो हम नॉर्थ को कई बार पॉजिटिव भी बोलते हैं और साउथ को नेगेटिव भी बोलते हैं। ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो बाहर आपने देखा कि डायरेक्शन वाज नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर जो है साउथ टू नॉर्थ। अंदर क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन।
दे ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मैग्नेट एट एवरी पॉइंट। तो किसी भी जगह पे अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो मैग्नेट से नॉर्मल होगी। तो अगर हम देखें यहां से कैसे मैग्नेट लाइन बनाए तो नॉर्मल निकलेगी सरफेस से बाहर। तो ये भी एक उसकी प्रॉपर्टी होती है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। इसके अलावा जो दो फील्ड लाइन होती है कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपको फील्ड की डायरेक्शन पता चलती है। मान लो फील्ड लाइन ऐसे है तो फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूं तो डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे पूछूं तो डायरेक्शन ये है। टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको तो डायरेक्शन आएगी। अब मान लो दो फील्ड लाइनें क्रॉस कर गई, जैसे यहाँ पे कर गई, तो यहाँ पे मैं टेंजेंट इस पॉइंट पे आपको पूछूं फील्ड किधर है, तो आप बोलोगे कि फील्ड इधर को है इस लाइन के अकॉर्डिंग, और इस लाइन के अकॉर्डिंग आप देखोगे टेंजेंट ड्रॉ करके तो फील्ड इधर को है। तो भाई दो टेंजेंट जब आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आई थिंक ड्रॉ भी कर रखी है इन लोगों ने, तो ऑलरेडी ड्रॉ थी यहाँ पे टेंजेंट। तो देखो यहाँ पे एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, तो दो बार ऐसा तो हो नहीं सकता कि फील्ड लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो डायरेक्शन में हो, वो तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है ये पॉसिबल नहीं है कि दो फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें। तो एक जगह पे अगर फील्ड लाइन होगी तो एक ही होगी। दोनों अगर आप मैग्नेट को पास भी लिया होगा तो उनकी फील्ड लाइन मर्ज होकर एक लाइन बना देंगी जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगी मतलब एक लाइन बन जाएगी, दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो हमने यहाँ पे 4-5 प्रॉपर्टी देख ली, ठीक है। और आप देखिए तो अगर आप ये इसकी मेन प्रॉपर्टी थी जो अब तक हमने पढ़ा। अब अगर आप मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में जो होता है क्या होता है कि नियर द पोल लाइनें जो है बहुत पास पास होती हैं। अगर आप देखेंगे पोल के पास यहाँ पर जहां पे आपका पोल था तो लाइनें बहुत पास पास निकलते हुए निकलती हैं, लेकिन अगर आप दूर चले जाओगे तो लाइनें बहुत दूर दूर होंगी ऐसे करके, माने इनमें डिस्टेंस ज्यादा होगा ये। तो हम बोलेंगे यहाँ पे लाइनें बहुत पास पास हैं और यहाँ पे लाइनें बहुत दूर दूर हैं। तो जहां पे लाइनें पास पास होंगी वहां पे हम बोलेंगे फील्ड हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। और जहां पे लाइनें दूर दूर होंगी वहां पे हम क्या बोलेंगे, फील्ड जो है वो वीक है, कमजोर है ना। तो फील्ड क्या है, कमजोर है। तो जहां पे हमारी फील्ड लाइन क्लोज होंगी वहां पे हम बोलेंगे फील्ड स्ट्रांग है, जहां पे दूर दूर होंगी वहां पे हम बोलेंगे फील्ड वीक है। तो उसको जो है मैंने कमजोर है, उसको खाना पीना ज्यादा खाना पड़ेगा तब वो स्ट्रांग बनेगा। तो जहां पे फील्ड लाइनें पास पास आएंगी वहां पे हम बोलेंगे स्ट्रांग है। अच्छा जी, अब क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मली पर यूनिट एरिया अबाउट अ पॉइंट गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो किसी भी अगर आप जगह पे एक यूनिट एरिया बनाएं, मतलब जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर हो, और उससे आप फील्ड लाइनें देखें कितनी पास हो रही है, 10 पास हो रही है, 20 पास हो रही है, उससे आपको आइडिया होगा कि फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग है और कहाँ पे वीक है। जैसे मान लीजिए हम उस वाले मैग्नेट में अगर फील्ड बनाएं, यहाँ पे अगर मैं एक एरिया बनाऊं और एक एरिया यहाँ पे बनाऊं तो ज्यादा लाइनें यहां से पास होंगी। अगर आप इस वाले एरिया में देखेंगे ज्यादा लाइनें पास हो रही होंगी, यहाँ पे आप बनाएंगे तो उससे कम लाइनें पास हो रही होंगी। यानी यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पे फील्ड वीक है। एरिया मैंने दोनों सेम लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उससे हमें पता चल रहा है कि फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग है और यहाँ पे हमारा फील्ड कैसा है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आपको लाइनें जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है वो आपको जो है सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पेपर में प्रॉपर्टी कई बार पूछ लेता है तो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। कम से कम 5 प्रॉपर्टी याद कर लो, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे आए जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर या फिर कंडक्टर हम बोल सकते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो जब भी कोई स्ट्रेट वायर होती है इसमें करंट फ्लो करता है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अभी हमने ऑयस्टेड के एक्सपेरिमेंट में देखा था ऐसा होता है। हमने अभी ऑयस्टेड के एक्सपेरिमेंट में देखा था ऐसा होता है। तो हम बोलते हैं कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो वी फाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल। कौन से रूल से, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल मतलब जो थंब है आपका, अगर वो करंट की डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में है, तो जो ये वाले फिंगर हैं ये आपको क्या देंगे, फील्ड। ये करंट है तो ये फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे। तो ये फील्ड लाइनें बनेंगी गोल गोल, फील्ड लाइनें क्लोज होती हैं, आपने पढ़ा था। तो ये गोल फील्ड लाइनें बनेंगी यहाँ पे इस वायर के चारों तरफ। तो हम अगर आपसे बोले कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है यहाँ पे, तो ये ऐसा है गोल गोल, ठीक है। अगर आपसे डायरेक्शन पूछे कहीं पे तो आप इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन निकाल सकते हो टेंजेंट ड्रॉ करके। मान लीजिए जैसे आपको यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो अगर आप यहाँ पे फील्ड निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ कर लो ऐसे, तो ये फील्ड डायरेक्शन ये आ गई। यहाँ पे निकालना है तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। तो कहीं भी अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की तो वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट हैंड थंब रूल पता होना चाहिए, फिर आप किसी भी जगह पे
वायर के जो है फील्ड की हम जो है डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आता है कि वायर में करंट है अपवर्ड या डाउनवर्ड या फिर लेफ्ट टू राइट, तो उसके ऊपर फील्ड कहाँ होगा, लेफ्ट में कहाँ होगा, राइट में कहाँ होगा। तो आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है। जैसे मान लीजिए आपका करंट ऐसे होता राइट टू लेफ्ट, तो थंब रूल में लगाता राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट ही लगाना, राइट लगाना, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो फील्ड लाइनें ऐसे बनेंगी, है ना, ऐसे गोल गोल बने, यहाँ से अंदर जाएंगी और यहाँ से बाहर आते हुए दिखेंगी। तो यहाँ से तो अंदर जा रही होंगी लाइनें, अंदर घुस रही होंगी यहाँ पे, और यहाँ से बाहर, मैंने यहाँ से अंदर जाके यहाँ से बाहर निकल रही होंगी ऐसे ऐसे। तो इसके पूरा अगर गोल आप बनाओगे तो यहाँ से आगे से अंदर और यहाँ पीछे से बाहर, है ना। मैंने ये वायर है मान लो और करंट इसमें ऐसे जा रहा है, तो फील्ड लाइन कैसे बनेगी, ऐसे। तो यहाँ से अंदर और इधर नीचे से ऐसे करके बाहर। तो आप देखोगे यहाँ से फील्ड लाइन इधर को आ रही है, आपकी तरफ को आ रही है, और जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो फील्ड लाइनें बोर्ड की तरफ को जा रही हैं। तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे फील्ड किधर को है, तो आप बोलोगे यहाँ पे जो फील्ड लाइनें हैं वो ऐसे हैं, तो यहाँ पे फील्ड अंदर है, टुवर्ड इनसाइड द प्लेन है। और अगर आपसे पूछे यहाँ पे फील्ड किधर है, तो आप बोलोगे आउटसाइड द प्लेन। किधर है, आउटसाइड द प्लेन। सब लोग एक बार ट्राई करके देखेंगे वीडियो को पॉज करके, तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे इनसाइड है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आउटसाइड द प्लेन है। तो ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर रिलेटेड विद द डायरेक्शन ऑफ करंट बाय द राइट हैंड थंब रूल। तो हम राइट हैंड थंब रूल से पता लगाते हैं, अभी आपको मैंने बताया था। तो ये थंब रूल आपकी जो डेफिनेशन है वो है कि कल द 4 fingers of the right hand on the palm keeping the thumb stretched at the right angle. The thumb is straight and finger are circular। अगर आपका ऐसा है और थंब आपका जो है करंट की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट आपको कर रखा है आपने डायरेक्शन में, तो आपकी जो कर्ल फिंगर होंगे वो आपको फील्ड की डायरेक्शन देंगे। तो मान लो करंट ऊपर को जा रहा है तो थंब ऊपर को होना चाहिए, करंट नीचे आ रहा है तो थंब नीचे होना चाहिए। तो आपका जो ये फिंगर है ये अकॉर्डिंगली ऐसे घूमते हुए नजर आएंगे आपको। अब मैं यहाँ से अगर देखूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं इस केस में, और इस केस में अगर मैं देखूं तो ये मेरा क्लॉकवाइज है। आप लोग अगर रुक के देखिएगा आपके फिंगर जो घूम रहे हैं, मतलब या नीचे से अगर मैं ऊपर की तरफ को अपने फिंगर के टॉप की तरफ को और इसको देखूं तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसे क्लॉक घूमती है, घड़ी घूमती है हमारी, वैसा है। ठीक है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं। तो वही आपका लिखा है, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द स्ट्रेट वायर, देन कर्लिंग फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स। तो पीछे जो डेफिनेशन लिखी थी यहाँ पे कंप्लीट करी गई है। तो ये आपका राइट हैंड थंब रूल है कि आप अगर करंट को डायरेक्शन में थंब रखते हैं, फिंगर को कर्ल करते हैं तो ऐसा ऐसा होता है। इफ कर्ल्ड फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्कुलर वायर, देन द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेट मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स। जब सर्कुलर वायर की हम बात करते हैं तो अभी आगे देखेंगे, तो स्ट्रेट वायर की बात चल रही है। स्ट्रेट वायर में आपका जो करंट होता है वो हम थंब से रिप्रेजेंट करते हैं और फील्ड जो है वो बाकी 4 फिंगर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए अब आगे मूव करें। ओके, अब क्या आया हमारा, ये आया हमारा, इट मीन द करंट फ्लो इन द स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द सर्कुलर लाइन सराउंडिंग द वायर हैविंग देयर सेंटर एट द वायर। तो आपको पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रही है उनका सेंटर वायर में ही होगा। कई सारी अपनी फील्ड लाइन बनाई गोल गोल गोल, तो उनका जो फील्ड सेंटर होगा वो लाइन पे ही होगा। प्लेन ऑफ द सर्कल लाई परपेंडिकुलर टू द वायर। तो ये जो प्लेन है जो अपने फील्ड लाइनें बनाई, इनका जो प्लेन बनेगा ये परपेंडिकुलर टू द वायर है। मतलब ऐसे नहीं है कि सर्कल ऐसा नहीं बना हुआ, ये सर्कल इसी परपेंडिकुलर टू द वायर इस प्लेन में बना हुआ है। जो प्लेन एक होगा जो कि वायर के परपेंडिकुलर होगा, तो वहीं पे ये फील्ड लाइनें बनेंगी। तो अगर ये वायर है तो सर्कल जो बनेगा वो इस प्लेन में होगा, फिर इस प्लेन में होगा, फिर इस प्लेन में होगा। ऐसा नहीं है कि प्लेन ऐसा नहीं है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये सर्कुलर होगा और राइट हैंड थंब रूल से कैसे हम डायरेक्शन निकालेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। राइट, चलिए आगे मूव करते हैं। अगर सर्कुलर कॉइल होगी तो सर्कुलर कॉइल में क्या होगा, करंट जो है गोल ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चाहें तो राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हैं। अगर राइट हैंड थंब रूल लगाए तो ये करंट है आपका, तो इसके कारण जो फील्ड आ रहा है, देखो करंट के कारण अगर मैं फील्ड निकालूं तो ये ऐसे आ रहा है, मतलब अंदर इस साइड को अगर मैं देखूं तो बाहर की ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से घूम के, तो इस वायर के चारों तरफ अगर मैं देखूं तो फील्ड यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर है। आई थिंक यू कैन गेस इट। अगर मैं पीछे वाली वायर को देखूं तो करंट इधर को जा रहा है, तो ऐसे मुझे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फील्ड ऐसे जाके और अंदर को जाएगा, है ना, मतलब यहाँ से बाहर निकल के और ऐसे जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटर पे फील्ड किधर को है, सेंटर पे फील्ड ऊपर को है या नीचे को है ना, तो अगर आप कैसे निकालोगे सेंटर पे फील्ड किधर को है, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो इसको देखो, इसके कारण मेरी फील्ड लाइन किधर को आ रही है, ये अगर मैं सेंटर पे देखूँ तो ऊपर को आ रही है, और यहाँ से देखूँ तो तब भी मेरी फील्ड लाइन जो है सेंटर पे ऊपर को आ रही है। एक बार आप लोग भी यहाँ पे रुके, वीडियो को पॉज करें और फिर देखें क्या आप लोग भी ऐसा गेस कर पा रहे हैं।
आप कोई भी एलिमेंट ले लें और उस पर अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो आपकी जो फील्ड लाइनें हैं वो ऊपर को आ रही होंगी सेंटर में, क्योंकि सारी वायरें अपनी अपनी फील्ड बनाएंगे अपने चारों तरफ। सारे एलिमेंट जो भी आप करंट के एलिमेंट, आप छोटे छोटे एलिमेंट लोगे, सब अपना फील्ड बनाएंगे। तो अगर आप सेंटर की बात करोगे तो सेंटर पे इस केस में क्या आ रहा है, फील्ड जो है ऊपर को आ रहा है। तो हम राइट हैंड थंब रूल लगा के यहाँ पे निकाल सकते हैं कि फील्ड हमारा सेंटर पे किधर को होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि करंट आपका, जैसे मान लीजिए इस केस में आप देखें तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट में फील्ड लाइन इज अपवर्ड, फील्ड लाइन इज अपवर्ड एट द सेंटर। क्लॉकवाइज में वो इनवर्ड हो जाएगा। क्लॉकवाइज में कैसे हो जाएगा, वो इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए यहाँ पे। तो देखो दो केस है यहाँ पे, एक तो स्ट्रेट वायर, एक सर्कुलर वायर। स्ट्रेट वायर में राइट हैंड थंब रूल, सर्कुलर वायर जब होगी तो आपको तब भी राइट हैंड थंब रूल लगाना, लेकिन थोड़ा सोच समझ के लगाना है, राइट, सेंटर पे निकालने के लिए। और ये दिखा रखा है कि हर एलिमेंट अपना अपना फील्ड बनाता है, और सेंटर पे जब आप देखें तो मान लीजिए पूरा वायर है, तो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को देखें तो दोनों का फील्ड जो है एक डायरेक्शन में होगा। अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं, मान लो करंट ऐसे जा रहा है इस केस में, तो ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा इसको। तो फील्ड जो इसके आसपास जो बनेंगे सर्कल वो ऐसे बनेंगे, और इसके आसपास भी सर्कल जो बनेंगे वो करंट ऐसे जा रहा है तो सर्कल ऐसे बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये लाइनें जो हैं अंदर को जा रही हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये लाइनें भी अंदर को जा रही हैं। तो अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो मैं फील्ड लाइनें अंदर को जा रही हैं, इस प्लेन में अंदर को जा रही है, तो फील्ड लाइनें इनसाइड जा रही है। तो कब है, जब क्लॉकवाइज करंट है तो फील्ड लाइनें अंदर को जा रही है। और जब उस केस में आपने देखा था, पिछले वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज करंट था, एंटी क्लॉकवाइज करंट था, तो फील्ड लाइनें बाहर को आ रही थी, सेंटर से ऊपर को आ रही थी, और यहाँ पे सेंटर में अंदर को जा रही है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आपका क्लॉकवाइज करंट है तो आपका जो फील्ड लाइन है वो इनसाइड जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा पोल बना, वैसे अगर पोल की बात करूँ तो साउथ पोल भी बोल सकते हो आप। तो इट हैज बिकम लाइक अ साउथ पोल। अगर क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल, या इनसाइड द प्लेन आपकी लाइन जाती है तो साउथ पोल भी बोल सकते हो आप इसे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो आउटसाइड आ रही है, पीछे आपने देखा है, इसको हम नॉर्थ पोल भी बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये वायर है उसका जो ये वाला साइड है वायर का, जो हम सामने वाला साइड देख रहे हैं, ये जो है बिहेव कर रहा है लाइक अ साउथ पोल इन दिस केस, क्योंकि करंट आपका क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल है। ठीक है, और इसका पीछे वाला साइड आप देखेंगे पीछे से जाके तो वो नॉर्थ होगा इस केस में। लेकिन हम सामने की बात कर रहे हैं अभी, तो सामने से मुझे करंट दिख रहा है कि ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में साउथ पोल बिहेव करता है, या इनसाइड द प्लेन लाइनें होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। ओके ओके, अब आते हैं एक और कंसेप्ट जो है सॉलिनॉइड। तो सॉलिनॉइड आपको पता है ऐसे कुछ होता है जो कि हम वायर को रैप कर देते हैं अराउंड समटाइम यहाँ पे कोई आयरन की रॉड ले लेते हैं। कई बार ये जो वैक्यूम भी होता है, केवल वायर ही ऐसी गोल गोल आपने की होती है स्प्रिंग की तरह, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिनॉइड। ठीक है, तो इसमें जो आप करंट फ्लो कराओगे तो ये क्या होगा, सर्कुलर कॉइल की तरह ही हुआ। आपकी एक सर्कुलर कॉइल थी, यहाँ पे कई सारी सर्कुलर कॉइल आ गई, तो सबका अपना अपना फील्ड होगा। तो उसके कारण यहाँ सॉलिनॉइड के अंदर क्या होगा, फील्ड होगा। उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। तो देखो सॉलिनॉइड का जो फील्ड होता है ऐसे बनता है, जैसे आपने भी देखा था सर्कल का जो फील्ड बन रहा था वो भी कुछ ऐसे ही बन रहा था। सर्कल से लाइनें बाहर निकल रही थी और फैल रही थी पूरी, यहाँ पे भी ऐसे लाइनें बाहर निकल रही हैं और फैल रही है ना, और ये ऐसे आ रही है। तो आप देखेंगे इसका काफी जो फील्ड है वो रिजेंबल कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह भी रिजेंबल कर रहा है। बार मैग्नेट से भी ऐसी फील्ड निकल रहा था बाहर, एक नॉर्थ से बाहर और साउथ से अंदर। तो इसका जो फील्ड होता है लगभग बार मैग्नेट की तरह ही होता है। ठीक है, लगभग बार मैग्नेट की तरह ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, भी आगे देखेंगे। बाकी इसका फील्ड बार मैग्नेट की तरह है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अंदर जो फील्ड इसके होता है, इसके अंदर अगर आप देखें तो फील्ड जो होता है यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट फील्ड होता है हर जगह। ठीक है, तो ऐसा फील्ड दिखता है हमें अंदर अगर आप देखेंगे। और इसका एक पोल जो है नॉर्थ और एक साउथ की तरह बिहेव करेगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा करंट आपका क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहां से मान लो देख रहे हो और यहां से आपको क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर आप यहां से देख रहे हो तो मान लो एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, आपने मान लो करंट उल्टा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, वो साउथ हो जाएगा। डिपेंड करता है करंट आपका कैसे फ्लो कर रहा है। जैसे आप यहाँ से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, सॉरी ये क्लॉकवाइज है यहाँ से देखने में, और वहां से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो डिपेंड करता है आपने वायर को जो बेंड किया हुआ है आपने कैसे, मैंने इसको जो रैपिंग किया आपने ऐसे रैप किया है या फिर आपने ऐसे रैप किया था। दोनों तरह से रैप हो सकता है ना, मतलब ऐसे में भी आप रैप कर सकते हो वायर को और उल्टा भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों कर सकते हो आप रैपिंग।
तो डिपेंड करता है आपने रैपिंग कैसे की हुई है। तो आपको खैर इतना डीप में नहीं जाना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर करंट मेरा दिखने में यहां से क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल है, अदरवाइज ये नॉर्थ पोल है। ओके, और इसमें भी अगर आप अंदर जो है सॉफ्ट आयरन डाल दें, सॉफ्ट आयरन बार, तो फील्ड काफी स्ट्रांग हो जाता है। इसके अंदर जो फील्ड होता है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है इस सोलेनॉइड के अंदर। तो हम इसको बोलते हैं फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम स्ट्रांग फील्ड प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं जो कि भारी चीजों को उठाने में काम आता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है। अभी हम बात कर रहे थे कि दोनों का जो फील्ड है, सोलेनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फील्ड है वो मैग्नेट से रिजेंबल करता है, लेकिन कहां पे डिफरेंस है। तो लिखा है राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द परमानेंट मैग्नेट। तो एक बार आप लोग भी सोचिए क्या डिफरेंस होता है, फिर हम इस पे आते हैं। पॉज करके यहां पे सोचिए। 1 2 3। ओके, फटाफट से देखते हैं। तो पहला डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है एक्चुअली उसमें आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तब वो मैग्नेट बनता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करोगे तो मैग्नेट नहीं बनेगा। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, हमेशा ही मैग्नेट होता है। इसमें क्या होता है, जब करंट पास करोगे तो मैग्नेट हो जाएगा, अगर आप नहीं पास करोगे तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब कोई इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये एक तरह का टेम्पररी मैग्नेट है, ये एक परमानेंट मैग्नेट है जो आपका बार मैग्नेट होता है ना। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट गिव द स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसमें आप करंट अगर ज्यादा करेंगे, आयरन डाल देंगे अंदर, तो फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हो। इसका फील्ड यूजुअली वीक होता है। तो इसमें लिखा है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड इट कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द करंट थ्रू द सोलेनॉइड। इसका वीक फील्ड होता है और इसका फील्ड आप चेंज नहीं कर सकते, भी एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि दोनों का फील्ड, इसका क्या होता है कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट होता है हमेशा। भाई बार मैग्नेट का फील्ड तो कांस्टेंट है ना, चेंज नहीं कर सकते। या तो उसे हैमर मार दो तो बात अलग है, बिल्कुल फील्ड ही खत्म कर दो, अदरवाइज उसका फील्ड यूजुअली चेंज नहीं होता। बार मैग्नेट पे पड़ी हुई है, उसका फील्ड कांस्टेंट है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का फील्ड करंट पे डिपेंड करता है, उसके मीडियम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इसकी पोलरिटी भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो इसकी पोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। मान लो पहले करंट क्लॉकवाइज था, आपने फिर एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो उसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। लेकिन इसकी पोलरिटी आप चेंज नहीं कर सकते। आपने बाजार से जैसा खरीदा है इसको, तो इसके नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो ये इनके बीच में मेजर डिफरेंस है। आप 4 डिफरेंस बना सकते हो। डिफरेंस ये भी है जो कि आप अलग से लिख सकते हो। तो ये हमने यहां तक डिफरेंस पढ़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और अगला टॉपिक हमारा है, अच्छा अगला टॉपिक से पहले एक और पॉइंट है हमारा कि जो नंबर ऑफ टर्न्स, जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, कोई भी जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है। मतलब उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है मेनली। पहला फैक्टर है, भाई आपको पता है उसमें करंट कितना है। देखो पहले ये देखते हैं, पहले करंट पे डिपेंड करेगा एक तो, है ना। दूसरा मीडियम क्या है उसके अंदर, जैसे आपने सॉफ्ट आयरन डाल दिया तो फील्ड स्ट्रांग हो गया, अभी आपने देखा था। तो मीडियम क्या है, मतलब एयर है अंदर या सॉफ्ट आयरन है या कुछ और है। तो 2 चीजें तो ये है। तीसरी चीज होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। मतलब 1 मीटर में कितने उसके टर्न है, मतलब 1 मीटर में 100 टर्न है या 200 टर्न है। मतलब आपने मान लो पास उसको बहुत पास ऐसे कस के वो करा तो टर्न ज्यादा होंगे 1 मीटर में। और आपने अगर दूर दूर किया कि एक ऐसा टर्न आपने बड़े बड़े किए तो फिर कम टर्न होंगे। तो नंबर ऑफ टर्न अगर हमारे ज्यादा है पर यूनिट लेंथ में, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा। भाई टर्न बहुत पास होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। तो 3 फैक्टर हमारे मेनली होते हैं, एन, आई और उसका मीडियम। तो इस पे डिपेंड करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ओके, तो ये इन पे डिपेंड करता है। आगे मूव करते हैं। तो ये तब यूज कर सकते हैं जब आपका मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड 2 सोलेनॉइड का कंपेयर कर रहे हो, तो एक में मान लो नंबर टर्न ज्यादा है, एक में कम है 1 मीटर में, तो आप कंपेयर कर सकते हो। या फिर मान लो एक में आयरन है बीच में, सॉफ्ट आयरन, और एक में केवल एयर है, तो जो आयरन वाला होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा ज्यादा, ठीक है। या फिर एक में मान लो करंट 5 एम्पियर है, एक में 10 एम्पियर है, तो 10 वाले में ज्यादा होगा। तो इसको हम डिटेल में हायर क्लास में पढ़ते हैं, अभी हमें इतना पता होना बस सफिशियंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो आपने देखा था ओयस्टर के एक्सपेरिमेंट में कि वो अपना भी फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब मान लो आप उसका अपना फील्ड है, एक बाहर से फील्ड लग रहा है, तो दोनों की फील्ड लाइनें आपस में टकराएंगी या इंटरेक्ट करेंगी हम बोलते हैं, तो फिर उसमें एक फोर्स लगता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक फोर्स लगता है।
जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और आपने इसको एक फील्ड में रखा तो इस पे जो है फोर्स लगा। तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखा रहे हैं कि अगर आप इसमें करंट पास करोगे और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसमें जो करंट पास किया तो फिर ये मूव करने लग गया है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, ये मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है, ये जो रॉड है आप देख रहे हो। तो इस रॉड में करंट जब पास किया और ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, दो मैग्नेट के बीच में है, तो इसलिए ये फ्लो करने लगा, माने मूव करने लगा। तो ठीक है, अभी इतना डिटेल में नहीं, अभी एक वन बाय वन समझते हैं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट व्हेन इट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद ईच अदर। अभी मैंने बात बोली थी कि इंटरेक्ट करते हैं आपस में, एंड नेट फोर्स एक्ट ऑन द कंडक्टर, और कंडक्टर पे फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे क्वेश्चन है कि फोर्स जो होता है किधर को लगता है ना, कितना लगता है, क्वेश्चन तो ये हो सकता था, लेकिन कितना भी आपके सिलेबस में नहीं है, कितना लगता है, किधर को लगता है वो आपके सिलेबस में है। तो लेट अस सी, तो उसको हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से हम लोग निकालते हैं कोई कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर को लगेगा, दिस वी कैलकुलेट बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल देखो ये है आपका, लेफ्ट हैंड आप लेंगे, आपके तीन जो फिंगर हैं, आपका जो अंगूठा है जो थंब बोलते हैं हम लोग, आपका जो फोर फिंगर है, आपका जो सेंट्रल फिंगर है, इन तीनों को हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे, ऐसे रखेंगे, और इनमें जो ये तीन होंगे वो एक एक चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। आपकी तीन चीजें क्या क्या है यहाँ पे, एक तो करंट किधर को फ्लो कर रहा है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आप बाहर से जो लगा रहे हो, बाहर से जो लगा रहे हो, अपना फील्ड नहीं, बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो किधर को लग रहा है, उस कंडक्टर पे, तीसरा उस पर फोर्स फिर किधर को लगेगा वो आपको निकालना होगा, है ना। तो इस थंब से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड, फोर फिंगर से फील्ड और सेंट्रल फिंगर सी से करंट, या फिर कई टीचर ऐसे भी याद कराते हैं फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, तो या फिर ऐसे याद कर लो, या फिर मैं बोलता हूं कि थंब स्ट्रॉन्गर है तो फोर्स, और ये आपका फोर फिंगर है तो फील्ड, और ये सेंट्रल फिंगर है तो करंट। तो ऐसे हम लोग इससे निकालेंगे, हमें दो चीजें पता होंगी डायरेक्शन, तो अकॉर्डिंगली हम हाथ को मोड़ के उनको उसकी तरफ को ले जाएंगे। मान लो करंट हमारा इधर को है और फील्ड इधर को है तो फोर्स इधर को लग रहा है इस केस में, है ना। तो हम देखेंगे किधर को हमें फील्ड, बाकी चीजें दी हुई हैं, तो दो चीजें हमें पता होंगी, तीसरी हमें निकालनी होगी। अच्छा, इसमें एक चीज बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे फिंगर को यूं कर लेते हैं कई बार इजी करने के लिए कि ऐसे मैंने करंट इधर को जा रहा है, मैंने फील्ड इधर को है तो ऐसे कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना। ये परपेंडिकुलर होना तो जरूरी है ही, साथ में ये आप इनको आपस में चेंज नहीं कर सकते, ऐसे घुमाना पड़ेगा आपको हाथ को पूरे का पूरा, ऐसा नहीं कि आपने उंगलियां यूं कर ली तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसे रखेंगे। ठीक है, लेट अस सी। तो देखो यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये आपका थंब है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका जो फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये है आपका है ये करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको दो चीजें दी हुई हैं, मान लो आपको फोर्स और फील्ड दिया हुआ है, करंट किधर को फ्लो कर रहा है वो आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, या फिर कई बार आपको करंट दिया हुआ है कि वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है या नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो उससे आप करंट पता है आपको, मान लो फील्ड पता है तो आप फोर्स निकाल सकते हो कि वायर पे फोर्स किधर को लगेगा। तो ऐसा जब भी केस आएगा हमारा, वी विल यूज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल हम लोग यूज करेंगे। तो ये रूल क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्शन ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल व्हिच स्टेट दैट, क्या स्टेट करता है, इफ फोर फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड राइट एंगल टू ईच अदर विद द फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मैं तो सेंट्रल बोलता हूं इसे, आप सेकंड नहीं बोल सकते, सेंट्रल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो आपका जो थंब होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, एज इट इज आपको बोर्ड में लिख के आनी है, अगर आता है तो आपको बोर्ड में लिख के आनी है। ठीक है, तो और हाथ का भी डायग्राम एक बार बना के देख लेना वहां पे, क्योंकि डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा कि हाथ में अगर अंगूठा है ये है तो उसको पूरा डायग्राम बना के उसमें फील्ड किधर को है, करंट किधर को है, फील्ड किधर को है, फोर्स किधर को है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। तो ये आपको ढंग से प्रैक्टिस कर लेना एक बार। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं कई बार, जैसे हम डिस्कस कर रहा था। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल टू इट, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये राइट एंगल में ऐसे मूव किया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, आपको बताना है फोर्स किधर को एक्ट करेगा, फोर्स किधर को लगेगा। तो आपको फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दी हुई है, करंट नहीं दिया हुआ है ना। तो करंट आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन से अपोजिट मूव करता है, करंट जो होता है पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट से हम करंट निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है
अगर इधर को आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज इधर को आ रहा है, तो हम करंट को अपोजिट लेंगे, यानी करंट हमारा ऊपर को है तो करंट इधर को है और फील्ड इधर को है। अब मुझे बताना है फोर्स किधर को है, तो थंब किधर को होगा ये हमें बताना है। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज करते हैं, ये मैंने पूरा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये चीज करंट है, तो करंट किधर को है, मेरा ऊपर को है, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, करंट ऊपर को। फील्ड उधर को है तो सही हो गया, फील्ड तो खुद ही उधर को हो गया, ये इजी हो गया है ना। तो आपका थंब अंदर को आ रहा है, तो थंब अंदर का आने का मतलब कि जो इस पे फोर्स लगेगा वो अंदर को लगेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो इधर को आ रहा है ये अंदर को इसमें जो है घूम जाएगा अंदर को, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो अंदर को लगेगा। अगर आप लोग अभी नहीं कर पा रहे, एक बार रुक के पॉज करके खुद ट्राई करो, एक बार क्वेश्चन देख के कि क्या आंसर आएगा और फिर कंटिन्यू करो। ओके चलिए 1 2 3 डन। चलिए तो इसमें जो हमारा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए इनटू द प्लेन। जो फोर्स हमारा लगेगा इस केस में, करंट आपका ऊपर को है, फील्ड इधर को है, तो इनटू द प्लेन फोर्स लग रहा है, तो हमारा आंसर होगा इनटू द पेज। ठीक है, इसमें देखो राइट और लेफ्ट तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो फोर्स लगते हैं वो परपेंडिकुलर होता है। फोर्स जो होता है परपेंडिकुलर टू द फील्ड होता है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो फोर्स जो भी लगेगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों से परपेंडिकुलर या तो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है इसके। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और करंट के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो या तो परपेंडिकुलर ऐसा हो सकता है या अंदर को हो सकता है ना, अंदर को मतलब ऐसे हो सकता है। तो आंसर दोनों में से एक हो सकता था, तो यहाँ पे जो आंसर है वो इनटू द पेज होगा। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। आगे मूव कर रहा हूं मैं। आगे अगर हम मूव करते हैं तो आंसर इज डी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो आप ये देख लीजिएगा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसको प्यार से इसका जो छोटा नाम है वो है EMI। ओके, तो इसका एक छोटा नाम भी है, EMI बोलते हैं उसे हम। तो फिनोमिना विच इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब भी किसी लूप में से आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मतलब कम या ज्यादा करते हैं, तो वहां पे करंट इंड्यूस होता है, और ये करंट जो इंड्यूस होता है इसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। और ये जो फिनोमिना होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कोई लूप है, मान लो, कैसे हो सकता है, मान लो कोई लूप है, सपोज सर आप कोई मैग्नेट है आपके पास, मैग्नेट से लाइनें निकल रही हैं, तो कुछ लाइनें यहां से पास हो रही होंगी लूप से, है ना, कुछ लाइनें ऐसे हो रही होंगी। अब मान लो इस लूप को आप दूर ले गए, तो लाइनें क्या होंगी, इससे जो पास हो रही होंगी वो घट जाएंगी या बढ़ जाएंगी। अगर मैं इस लूप को उठा के दूर ले जाऊं तो लाइनें क्या होंगी, इससे जो पास हो रही होंगी कम हो जाएंगी। तो क्या हुआ, हम बोलेंगे फ्लक्स कम हो गया, इसको फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया इस लूप के थ्रू। तो जब भी ऐसा कुछ होगा, फ्लक्स कम होगा या आप मान लो इसको पास लेके आए तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, उस केस में इस लूप में करंट इंड्यूस होगा, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहां पे हो सकता है, मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां पे होती है, आपको पता है कि जब का जनरेटर होता है वहां पे भी कॉइल रोटेट करती है, कॉइल रोटेट करने से फ्लक्स उसमें चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से उसमें करंट इंड्यूस होता है, जिसको आप यूज करते हो घर के फैन और लाइट वगैरह चलाने में। तो वहां पे हम EMI यूज करते हैं। अभी आपने लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग पढ़ा था थोड़ी देर पहले। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग क्या होता है कि फोर्स किधर लगेगा, करंट आप फ्लो करा रहे हो, करंट ऑलरेडी है वहां पे, इंड्यूस नहीं हुआ, वो ऑलरेडी है, आपने फोर्स किधर को लगा ये निकाला। ऐसा कहां पे होगा, करंट ऑलरेडी है, फील्ड ऑलरेडी है, सोचो जरा, सोचो। ऐसा होगा यस इलेक्ट्रिक मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर में फील्ड होगा, करंट होगा, करंट होगा, फील्ड होगा, आपको फोर्स बताना होगा कि मोटर जो घूमेगी, है ना, उसमें फोर्स लगेगा ना, मोटर घूमने के लिए फोर्स चाहिए होता है। तो क्यों लगेगा, क्योंकि आपने करंट पास कराया, फील्ड ऑलरेडी होता है, मैग्नेट उसमें होती है, तो फिर उसमें एक फोर्स लगता है, तो वो होता है आपका मोटर में। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके कारण करंट इंड्यूस हो रहा है, ये होता है जनरेटर में। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस होता है। तो हम चल रहे हैं अब EMI में, आगे चलते हैं। तो ये जो फेराडे ने जो है ये लॉ प्रूव किया था, देखो ये मैग्नेट को जब अंदर लेके जा रहे हैं या फिर इससे बाहर निकाल रहे हैं तो फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे करंट जो है शो हो रहा है। तो जब ये मैग्नेट अंदर जा रही है या दूर जा रही है, तो या तो आप कॉइल को मूव करा सकते थे, जैसे मैंने कॉइल को मूव कराया था, जो पीछे दिखा रहा था मैंने कॉइल को मूव करा था, है ना। अब इन्होंने किसको मूव किया, इन्होंने मैग्नेट को मूव किया। तो एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कई बार क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो या तो कॉइल को मूव कराओ या मैग्नेट को मूव कराओ या फिर आप कुछ और तरीका लगाओ, है ना। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं टू प्रोड्यूस द इंड्यूस करंट। ओके चलिए, तो फैक्टर विच इंड्यूस करंट डिपेंड, इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, किस पे डिपेंड करता है। तो भाई किस पे डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा कि आपने
इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने थे कॉइल के, जो आप मूव करा रहे थे मैग्नेट को, नंबर ऑफ टर्न कितने थे, स्ट्रेंथ इस मैग्नेट की कितनी थी, अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस कर पाएगी, कम होगी वीक तो कम करंट करेगी। तीसरा, आपने इसको कितनी स्पीड से मूव करा है, मतलब उसको तेजी से पास लेके आए या धीरे धीरे पास लेके आए। अगर तेजी से लाओगे तो इसमें जो फ्लक्स होगा, जो इसके अंदर फ्लक्स जा रहा है वो तेजी से चेंज होगा, इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, तेजी से चेंज होगा, और तेजी से चेंज होने के कारण क्या होगा, इंड्यूस करंट बहुत ज्यादा इंड्यूस हो जाएगा, मैंने काफी ज्यादा वैल्यू उसकी होगी। लेकिन अगर आप धीरे धीरे लेके आओगे तो फ्लक्स धीरे धीरे चेंज होगा और इंड्यूस करंट की वैल्यू भी कम होगी। ओके, तो ये होता है हमारा ईएमआई। तो आगे मूव करते हैं, अगला टॉपिक हमारा है ये हमारा है राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। फैराडे ने जो ये निकाला था, देखो अगर आपका मान लो लूप है या समथिंग है तो वहां पे तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी उससे जो करंट इंड्यूस हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लो स्ट्रेट कंडक्टर है, कोई ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर और इसमें करंट फ्लो हो रहा है और आपने इसको करंट वेट मान लीजिए आपका कोई स्ट्रेट कंडक्टर है और इसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है कोई, सपोज मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर को है, तो अंदर का जो फील्ड होता है मैंने अंदर को इनसाइड द बोर्ड, उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो एक क्रॉस फील्ड है यहाँ पे और ये कंडक्टर रखा हुआ है, तो अभी इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे मूव कराएंगे ऐसा, मान लो मैंने किसी वेलोसिटी से मूव कराया ऐसे, तो ये जो अगर कंडक्टर पूरा का पूरा वायर अगर मूव करेगा तो इसमें क्या होगा, एक चार्ज फ्लो होने लगेगा, कुछ चार्ज ऊपर और कुछ चार्ज नीचे की तरफ जाने लगेगा, कुछ चार्ज इसमें मूव करेगा, उसको हम बोलेंगे इंड्यूस चार्ज या इंड्यूस करंट। तो कुछ टाइम के लिए होगा वो, तो उसको हम कैसे पता लगाते हैं कि इंड्यूस करंट किधर को होगा, तो हम पता लगाते हैं राइट हैंड रूल से। तो जहां पे हमें इंड्यूस करंट निकालना होता है, जैसे जनरेटर में इंड्यूस करंट निकालना होता है, उसको हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से। ठीक है, लेफ्ट हैंड से हम क्या निकालते थे, फोर्स, राइट हैंड से हम निकालते हैं इंड्यूस करंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर, तो हमारा जो कंडक्टर है यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका जो है दोबारा तीनों फिंगर है, इन दोनों फिंगर में सेम चीज रिप्रेजेंट हो रही है। जैसे हमने पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया था इस वाले से अपने, और इससे करंट रिप्रेजेंट किया था, तो अभी भी वही कर रहे हैं, सेम है यहाँ पे, है ना। बस यहाँ पे क्या होगा, करंट हमारा इंड्यूस करंट होगा। पिछली बार क्या था, लेफ्ट हैंड में ऑलरेडी करंट था, वहां पे इंड्यूस नहीं था, मतलब ऑलरेडी करंट था, उसके कारण फोर्स लग रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस होना है, तो हम इससे सेम कर रहे हैं। थंब जो है आपका वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मोशन या फिर फोर्स। अगर आप फोर्स इधर को लगाओगे तो मोशन इधर को होगा, तो भी सेम चीज है, तीनों चीजें सेम है। तो दोबारा हम यूज करते हैं इस बार, जैसे हम बोल रहे थे फादर मदर चाइल्ड, इस समय हम कह सकते हैं फादर मदर इंड्यूस चाइल्ड, इंड्यूस करंट की बात चल रही है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे इंड्यूस चाइल्ड बोल सकते हैं। तो वी कैलकुलेट इट बाय राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। जैसे यहाँ पे राइट हैंड फ्लेमिंग रूल अगर लगाए तो मेरा जो है, देखिए राइट हैंड फ्लेमिंग है, मेरा जो फोर्स है वो किधर को है, इधर को, क्योंकि स्पीड इधर को है, तो मेरे को अंगूठा इधर को करना पड़ेगा, तो अंगूठा मैंने इधर को कर लिया, फोर्स इधर को है। फील्ड मेरा अंदर को है, मेरी उंगली बाहर को आ रही है, तो मेरे को फील्ड करना पड़ेगा अंदर को। तो क्या करूं, ऐसे कर लेता हूं, है ना। तो फील्ड अंदर को हो गया और अंगूठा इधर को हो गया। तो अब ये क्या आ रहा है, मेरा जो करंट है, सॉरी ये फील्ड है मेरा, मैंने गलत कर दिया, फील्ड मेरा अंदर को होना चाहिए, अंगूठा इधर को होना चाहिए, तो फील्ड अंदर को और अंगूठा इधर को। तो करंट मेरा किधर को आ रहा है, ऊपर को आ रहा है, राइट। देखो अंगूठा इधर को है क्योंकि वेलोसिटी इधर को है, तो फोर्स इधर को है, फील्ड अंदर को है, क्रॉस फील्ड है, तो अंदर को फील्ड मैंने लिख दिया। तो मेरा करंट ये वाला किधर को आ रहा है, ऊपर को, तो यानी क्या होगा इसमें, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, माइनस चार्ज इधर आ जाएगा। तो इंड्यूस करंट जो होगा टुवर्ड अप साइड होगा, टुवर्ड किधर को होगा, ऊपर को। तो कहां से निकालते हैं हम लोग, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल से। तो ये आपका ज्यादा नहीं पूछता है, एनसीईआरटी वगैरह में डिटेल में नहीं दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछता है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पूछ भी सकता है, अगर उसको लगे बोर्ड में अगर टफ क्वेश्चन बनाने लगे तो ये भी पूछ सकता है। राइट हैंड फ्लेमिंग तो पूछ सकता है ऑब्वियसली, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है वो आपको थोड़ा सा बेसिक बस इतना देख लो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इट इज सफिशिएंट। क्योंकि जनरेटर आपके सिलेबस में है नहीं, अगर जनरेटर होता तो वहां पे यूज होता है, तो वहां पे फिर हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं, लेकिन अभी केवल हम इतना देखेंगे बस। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट वे ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल। जब मैं आपको पूछा था क्या क्या वे हो सकती है इंड्यूस करने की, तो आपने देखा था क्या क्या वे हो सकती है। अगर हम कॉइल और मैग्नेट को रिलेटिव मोशन करें, मतलब या तो मैग्नेट को पास लेके आए या कॉइल को दूर लेके जाए, तब हो सकता है इंड्यूस करंट, पास लेके आए या दूर लेके जाए कॉइल को या मैग्नेट को, तो उनमें रिलेटिव मोशन होना चाहिए। दूसरा, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड अ कंडक्टर कैरिंग करंट। अगर एक कॉइल हो और एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो, मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसा, तो इसका भी अपना फील्ड होता है एक, अगर इसमें करंट पास कर रहा है तो इसका अपना फील्ड होता है। तो आपने मान लो कोई कॉइल रखी है यहाँ पे और इसका अपना फील्ड होगा, तो अगर आप इसको दूर लेके जाएंगे या पास लेके आएंगे तो क्या होगा, इसका फील्ड जो होगा, जो इसका फील्ड होता है इसके चारों तरफ,
वो फील्ड इसके साथ यहाँ पे भी होगा, मतलब थोड़ा बहुत फील्ड। तो अगर आप इसको पास लेके जाओगे तो फील्ड बढ़ेगा इसके अंदर से, जो इसके अंदर से पास होगा वो बढ़ेगा, और अगर आप इसको दूर लेके आओगे तो फील्ड क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे या तो आप मैग्नेट यूज कर सकते हो या फिर आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यूज कर सकते हो, है ना। तो उस केस में, दोनों केस में क्या होगा, इसका फील्ड चेंज होगा और इसमें फिर इंड्यूस करंट होगा। तो एक आपने लिखा कि देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, दूसरा है कॉइल एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, हम बोल सकते हैं दूसरा, या कंडक्टर कैरिंग करंट बोल सकते हैं। तीसरा है इफ देयर इज अ चेंज इन द करंट कंडक्टर प्लेस नियर द कॉइल। मान लो जैसे कंडक्टर रखा हुआ है, आप इसको मूव मत कराओ, लेकिन क्या करो, करंट चेंज कर दो। तो करंट चेंज करोगे तो क्या होगा, इसका फील्ड चेंज हो जाएगा। अगर करंट आपने बढ़ाया तो फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, करंट घटाया तो फील्ड वीक हो जाएगा। तो जो इससे फील्ड लाइनें पास कर रही हैं वो कम या ज्यादा हो जाएंगी। तो इसका जो फ्लक्स है वो, अगर मान लो आपने करंट बढ़ाया तो उसका फील्ड स्ट्रांग फील्ड हुआ तो यहाँ फ्लक्स ज्यादा पास करेगा, और अगर आपने करंट घटाया तो फील्ड कम होगा, फ्लक्स कम पास करेगा। तो इन एनी वे यहाँ फील्ड चेंज हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर यहाँ फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे ने बोल दिया था, पहले ही लिख दिया था अपने ग्रंथों में कि भाई यहाँ पे जो है हमारा करंट इंड्यूस होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, करंट हमारा इंड्यूस हो जाएगा और आपको लगेगा झटका, ठीक है। तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। तो इस वे से हम लोग जो है करंट इंड्यूस कर सकते हैं एक कॉइल में, राइट। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो मोटर हमारे सिलेबस में है, तो मोटर पे हम लोग आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है आपने घर में यूज की होगी सब लोगों ने, ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं पानी को वो करने के लिए, फेंकने के माने पानी को टैंक पे चढ़ाने के लिए यूज करते हैं। बाकी और भी कारण कई सारे हो सकते हैं, बस में यूज कर सकते हैं और कई जगह यूज होती है वैसे तो मोटर, मशीनों में यूज होती है, लेकिन घर में आप लोगों ने भी यूज करी होगी। तो मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, हम लोग बटन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और उससे ये फिर क्या करता है, मैकेनिकल वर्क करता है। तो इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। और इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है कि करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस द फोर्स। अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो हमने ऑलरेडी देखा था, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से हम निकालते हैं कि उस पर फोर्स किधर को लगता है, तो उस पर फोर्स एक लगेगा, ये हमने ऑलरेडी देखा था। तो इसका प्रिंसिपल हुआ। एसेंशियल पार्ट क्या होते हैं इसके, शाफ्ट होता है इसमें एक, आर्मेचर, कम्यूटेटर एंड ब्रशेस, ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ओके। तो देखिए इसमें शाफ्ट क्या होता है, जो रॉड होती है आपकी जो रोटेट करती है व्हेन करंट पासेस। अगर आप अगला डायग्राम देखेंगे तो क्लियर होगा आपको। यहाँ बीच में शाफ्ट होता है, दिखा नहीं रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बीच में जो है शाफ्ट होती है, रॉड होती है, इसके अबाउट ये पूरा घूमता है। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा हमारा है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर विद मैनी टर्न्स। तो इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो है आपकी वायर है जो कि एक सॉफ्ट आयरन कोर में आपने वाइंड करी हुई है, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। ये पूरी जो कॉइल का सिस्टम है इसको बोलते हैं आर्मेचर, एंड इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू मैग्नेट्स। आप देख रहे हैं नॉर्थ और ये साउथ दो मैग्नेट है, इसके बीच में इसको आर्मेचर को रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आर्मेचर, और बीच में जो था उसको बोलते हैं हम शाफ्ट, राइट। अच्छा, अब देखें आगे, तो फिर है आपका स्प्लिट रिंग। तो यहां पे जो है एक और होता है आपका मेटेलिक स्प्लिट रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। तो आपकी जो मेटेलिक स्प्लिट रिंग है, ये क्या चीज है, जहां पे आपने कॉइल को कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, ये आपने देखा था यहाँ पे स्प्लिट रिंग थी, आपने अगर ध्यान दिया होगा। तो ये स्प्लिट रिंग होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका यूज क्या होता है वो भी आगे देखेंगे, पूछते हैं कई बार बोर्ड में आपसे कि इसका यूज क्या होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्प्लिट रिंग, आर्मेचर एंड आपका जो शाफ्ट है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये हमने देख लिया कि ये सब हमारे होते हैं, ये इसका डायग्राम है, आपको डायग्राम भी पता होना चाहिए। तो व्हेन द शाफ्ट रोटेट, कम्यूटेटर एंड द कॉइल विच आर फिक्स्ड विद द शाफ्ट रोटेट विद इट। तो ये घूमती हैं आपस में, और यहाँ पे कार्बन ब्रश भी होते हैं। कार्बन ब्रश था हमारे डायग्राम में क्या, यस, यहाँ पे आप देखेंगे तो कार्बन ब्रश है। तो ये कार्बन ब्रश होते हैं जो कि इस स्प्लिट रिंग में और बाहर के सर्किट को कनेक्ट करते हैं। जो ये सर्किट है ये एक्सटर्नल सर्किट है। यहाँ पे आप बैटरी दिखा सकते हैं, जो आपकी बैटरी होती है ऐसे आप दिखा सकते हो, हमने तो सेल लगा दिया यहाँ पे, लेकिन बैटरी होती है यूजुअली, ऐसी बैटरी दिखाते हैं आप लोग। तो वो जो है ये वायर, ये एक्सटर्नल सर्किट है आपका, और इसको जो इंटरनल सर्किट से कनेक्ट करता है वो है कार्बन ब्रश। तो स्प्लिट रिंग में करंट आया और फिर कार्बन ब्रश है वो इसके पास कर गया, ओके। तो यहाँ पे जो कार्बन ब्रश होते हैं वो
अंदर वाले करंट को बाहर वाले सर्किट से कनेक्ट करता है। तो अब देखिए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि प्रिंसिपल आपका जो होता है कि अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, वो उसका एक प्रिंसिपल है। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग, ये भी पूछते हैं आपसे कई बार। ये क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग। तो रोल क्या है इसका, इसका रोल क्या है, मैंने आपको रोल बता दिया था वैसे तो। अच्छा यहाँ पे दोबारा आ जाएगा स्प्लिट रिंग का रोल, अभी देखते हैं। मैंने आपको रोल ऐसे बता दिया है, स्प्लिट रिंग का रोल क्या होता है। अच्छा नहीं बताया स्प्लिट रिंग का, मैंने ब्रश का बताया, सॉरी काट देना। तो स्प्लिट रिंग का जो रोल होता है वो होता है आपका कि करंट को यूनिडायरेक्शनल रखना। अभी हम देखते हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो दोबारा देखो क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। तो प्रिंसिपल क्या है, कॉइल कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस द फोर्स, ये इसका प्रिंसिपल है। फंक्शन ऑफ आर्मेचर, ये आपसे कई बार पूछते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, आर्मेचर का, ब्रशेस का, स्प्लिट रिंग का। आर्मेचर का फंक्शन क्या है पहले, आर्मेचर तो क्या है आपकी कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल। भाई कॉइल को रखोगे तभी तो फोर्स लगेगा, जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे। तो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ये फोर्स एक्सपीरियंस करती है और उसके कारण ये रोटेट करती है। क्या करती है, रोटेट, क्योंकि ये फिक्स होती है तो ये भागती नहीं है, यहाँ रोटेट करती है। फोर्स लगने के कारण क्या होता है, रोटेट, तो ये रोटेट करती है। ब्रश का फंक्शन क्या होता है, कार्बन ब्रश का, इट हेल्प इन इजी ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन कॉइल एंड द एक्सटर्नल सर्किट। जो इंटरनल कॉइल है, जो आर्मेचर है, और जो एक्सटर्नल सर्किट है, उसके बीच में ये करंट ट्रांसफर का एक मीडिएटरी जो है रोल एक प्ले करता है, उसको ट्रांसफर करता है। थर्ड आपका है फंक्शन ऑफ द स्प्लिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लिटिंग का क्या फंक्शन है, इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट आफ्टर ईच हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल सो दैट इट कीप रोटेटिंग कंटिन्यूअसली। देखो क्या होता है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो डायग्राम था ना, ये वाला डायग्राम, तो इसमें क्या देखो, करंट यहां पास कर रहा है अभी और फोर्स ऐसे लग रहा है ऊपर, तो ये रिंग जो है ऐसे रोटेट करेगी, इस पे फोर्स नीचे को लगेगा तो ये ऐसे रोटेट करेगी। अब मान लो रोटेट करके ये वाला पार्ट यहां आ गया घूम के, है ना, ये वाला पार्ट घूम के यहां पे आ गया, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा घूम के यहां पे आ गया, ठीक है। अब मान लो करंट जो है इस पे ऊपर को जा रहा था, तो ये वाला पार्ट घूम के यहां पे आ गया, इस पे करंट मान लो ऊपर को जाने लगे, तो क्या होगा फिर, अगर अभी करंट इस पे ऊपर जा रहा है, इस पे यहां जा रहा है, इस पे नीचे जा रहा है, तो इस पे फोर्स यहां लग रहा है, इस पे फोर्स यहां लग रहा है। लेकिन मान लो इस पे करंट ऊपर जाने लगे, अगर घूम के पार्ट यहां पे आ जाए तो ये वाला पार्ट यहां आ गया, तो करंट तो ऊपर को जाएगा। तो अगर ऊपर को करंट जाएगा तो क्या होगा, फोर्स फिर ऊपर को लगेगा, यानी क्या होगा कि ये चीज जो है फोर्स ऊपर लगने लगेगा इस पे, और ये वाला पार्ट यहां आ गया तो इस पे फोर्स क्या होगा, इस पे करंट किधर को जा रहा था, नीचे जा रहा था, इधर नीचे जाने लगेगा, तो इस पे फोर्स नीचे को लगने लगेगा, क्योंकि अभी तो ऊपर लग रहा है जब करंट इधर को जा रहा है, और जब करंट उल्टा जाएगा तो फोर्स भी नीचे की तरफ लगने लगेगा। तो क्या होगा कि अभी तो रिंग ऐसे रोटेट करी है, बाद में वो ऐसे रोटेट करेगी, तो फिर वो ऐसे ऐसे करते रहेगी, घूमेगी नहीं मोटर, आपकी मोटर क्या होगी, घूमेगी नहीं। तो क्या होगा, पूरा घुमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये एंश्योर करना पड़ेगा, यू हैव टू एंश्योर दैट ऑलवेज यहां पे जो करंट है वो आपका हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही जाए, मतलब एक डायरेक्शन में जाए हमेशा। तो क्या होगा, जब ये वाला पार्ट घूम के यहां पे आता है एक्चुअली, तो ये जो कनेक्शन है वो यहां से कनेक्ट हो जाता है। तो जब ये वाला कनेक्शन यहां कनेक्ट हो जाएगा तो इसमें जो करंट जाएगा यहां से, वो सीधा यहां से घूम के ऊपर की तरफ जाएगा, यानी जब ये पार्ट यहां पे आएगा तब भी करंट इस पे क्या होगा, ऊपर को होगा। तो करंट की डायरेक्शन अभी आपकी जैसे मान लो ऐसे है, बाद में भी वो ऐसे ही रहेगी, हालांकि ये वाला पार्ट यहां आ चुका होगा। तो क्या होगा, फोर्स आपका हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा, तो मोटर जो होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रोटेट करेगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले ऐसे करी और फिर ऐसे करी। तो आई होप ये क्लियर होगा सबको। दोबारा ध्यान से देखिए, अगर अभी भी क्लियर नहीं है इसको एक बार समझिए हम लोग, कि जब आपका करंट ऐसे जा रहा है, इधर को जा रहा है, तो फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन ये आई, कैसे निकालोगे, आपने लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज किया होगा बेसिकली, है ना। अगर यूज करते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग मान लो, तो ये आपका नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो आपका जो फील्ड है वो इधर को है, तो फील्ड मेरा इधर को है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग अगर मैं लगाऊं तो मेरा फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, सॉरी ये फील्ड होता है हमारा, तो फील्ड इधर को है, तो फील्ड इधर को है। करंट मेरा जो है इस वाले में अगर मैं देखूं तो अंदर को करंट जा रहा था, तो फील्ड इधर को, करंट इधर को, तो फोर्स देखो ऊपर को आ रहा है, फील्ड इधर को नॉर्थ से साउथ, करंट अंदर को जा रहा था तो फोर्स ऊपर को आ रहा है, इस पे निकालूंगा तो फोर्स नीचे को आ जाएगा, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे। तो अभी ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये ऐसे घूमेगी कॉइल, क्योंकि इस पे नीचे लग रहा है, इस पे ऊपर लग रहा है, ऐसे घूमेगी, ठीक है। अब मान लो जब ये वाला पार्ट यहां आ गया, तो करंट अगर इस पे नीचे को ही रहा तो फोर्स फिर ऊपर नहीं लगेगा, नीचे लगेगा। तो अभी तो ये यूं घूम रही है, फिर ये यूं घूमेगी, है ना। तो करंट आपका जो मोशन है, जो फोर्स है, वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मोटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमे। उसके लिए जरूरी है कि ये रिंग जो है स्प्लिट रिंग हो, यानी हमेशा जो है ये वाला कनेक्शन जो है इंटरचेंज होते रहे आपस में, वो जरूरी है।
ओके, तो देखो हमें क्या लिखना है, अगर पेपर में आता है तो क्या लिखा है फंक्शन इसका, इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। आफ्टर हाफ रोटेशन वो जो है डायरेक्शन ऑफ करंट, अंदर जो आर्मेचर है उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता है आफ्टर ईच हाफ रोटेशन, सो दैट कॉइल कीप रोटेटिंग कंटिन्यूअसली इन यू कैन से सिंगल डायरेक्शन या इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर वो क्लॉकवाइज घूम रही है तो हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमती रहेगी। ओके, तो ये हमारा इसका फंक्शन है। उसके बाद यार ये आपके सिलेबस में नहीं है, डोमेस्टिक सर्किट एंड फ्यूज वायर एंड अदर थिंग्स, लेकिन फिर भी बेसिकली थोड़ा देख लेते हैं छोटा सा। तो यार जो डोमेस्टिक सर्किट होता है उसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये होती थी कि जो आपकी 3 तरह की वायर होती थी। पहले तो बात यह है कि डोमेस्टिक सर्किट जो होता है, आपने घर में जो सर्किट लगाया होगा उसमें क्या होगा, सारी चीजें आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो। आपको पता होगा पैरेलल में क्यों करते हैं, क्योंकि अगर एक चीज फ्यूज हो तो बाकी चीजें इफेक्ट ना हो। अगर सीरीज में होगा तो क्या होगा, एक चीज फ्यूज होगी, करंट पूरा रुक जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हमसे क्या करते हैं, आपके जो भी फैन है, हीटर है, कूलर है, सबको पैरेलल में लगाते हैं। उसके अलावा मेन स्विच यूज करते हैं, आपका मीटर लगा होता है, फ्यूज वायर होती है सेफ्टी के लिए, और आपकी जो है अर्थ वायर भी होती है एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, कि जो एक्स्ट्रा एक्सेस चार्ज अगर कभी आता है तो वो जमीन में चला जाए। तो ये सब होता था। 3 तरह की वायर होती है, रेड वायर, ब्लैक वायर, ग्रीन वायर। ये आपकी जो होती है रेड वायर वो आपकी लाइव वायर होती है, ब्लैक वायर न्यूट्रल होती है। ये आपकी जो ग्रीन वायर होती है वो अर्थिंग के लिए यूज होती है ना, अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। वैसे सिलेबस में नहीं है, फिर भी किसी के स्कूल में अगर आ रहा हो तो। फ्यूज वायर होता है प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, बेस्ड ऑन जूल सिटी इफेक्ट होता है, और मेड अप ऑफ टिन एंड लेड होता है, एंड इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। तो यहां पे हम लोग ने जो है ये कंप्लीट कर लिया है आपका वन शॉट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए ठीक है, यहां पे हम कंप्लीट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय ऑल ऑफ यू।